नमस्कार, आप देख रहे हैं भास्कर समाचार और मैं अरुण राठी एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस कार्यक्रम में हम एक मेहमान को लेकर आते हैं और आपसे रूबरू कराते हैं। आज हमारे बीच जो मेहमान मौजूद हैं, पूर्व विधायक डॉक्टर अजय तोमर जी। इनसे जानते हैं कि इनके राजनीतिक सफर की शुरुआत कहां से हुई और अभी फिलहाल ये क्या कर रहे हैं, क्या इनकी कार्य योजना है और किस तरीके से पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं। विधायक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। अच्छा विधायक जी, हमारे दर्शकों को सबसे पहले बताइए कि आपके जीवन की राजनीतिक शुरुआत कहां से हुई। सबसे पहले तो आप लोगों ने मुझे बुलाया, इसके लिए धन्यवाद। और क्योंकि आपका चैनल जन समस्याओं को उठाने का काम करता है, इसलिए मुझे यहाँ आना भी अच्छा लगा। शुक्रिया। मेरा जहाँ तक राजनीतिक कैरियर की बात है, मैं ग्राम फतेहपुर पुट्ठी में पैदा हुआ, जो गांव राजनीतिक रूप से शुरू से ही चौधरी चरण सिंह की विचारधारा से जुड़ा हुआ था। फतेहपुर पुट्ठी गांव ने सन 67 में चौधरी साहब को पहली बार एम्बेसडर कार्ड देने का काम किया था। जब किसी राजनीतिक व्यक्ति पर गिनी चुनी गाड़ियां थी और चौधरी चरण सिंह जी पर कोई भी गाड़ी नहीं थी, वो बस से सफर किया करते थे, तब उन्हें पहली एम्बेसडर कार देने का काम किया। उसके साथ साथ 8,000 रुपए डीजल के भी देने का काम उस जमाने में फतेहपुर पुट्ठी गांव ने किया। तो मेरे डीएनए में चौधरी चरण सिंह और उनकी विचारधारा है। मैं 81 में सीपीएमटी के थ्रू मेडिकल में चला गया, प्रैक्टिस अपनी शुरू कर दी, हॉस्पिटल शुरू कर दिया। इसी बीच में एक बड़ा चेंज आया राजनीतिक जी। चौधरी अजीत सिंह चुनाव हार जाते हैं। मुझे वो हिलाने वाला मेरे लिए था। उससे पहले मैं सामान्य वोटर या समर्थक था। तो जब चौधरी साहब वो चुनाव हार गए, तो मैंने अपने आप को एक्टिव करने की तरफ सोचा। नया नया जिला बना, सुखबीर सिंह गठीना हमारे जिला अध्यक्ष बने, तो उन्होंने मुझे एक चिकित्सक पर पोस्ट बनाया, जबकि कोई बड़ी पोस्ट नहीं थी, उसका जिला अध्यक्ष बनाया। उसके बैनर के नीचे मैंने बहुत लंबे मेहनत की, काम किया, पार्टी के लिए काम किया और चौधरी अजीत सिंह जी के लिए, क्षेत्र के लिए, किसानों के लिए, उनकी सोच के लिए लगातार काम करता रहा। अगला चुनाव जीता। उसके बाद चौधरी साहब ने मेरे पे विश्वास किया, मुझे अपना चीफ इलेक्शन एजेंट बनाया। चीफ इलेक्शन एजेंट बनकर मैंने उन्हें चुनाव लोकसभा का लड़वाने का काम किया। वो चुनाव 2,60,62,000 से करीब जीतने का ऐतिहासिक सबसे बड़ी जीत थी, जिस समय मैं चीफ इलेक्शन एजेंट था जी। उसके बाद मुझ जैसे कार्यकर्ता को, जिसने कभी कल्पना भी नहीं की थी, उसे चौधरी अजीत सिंह जी ने छपरोली से 2007 में बुलाकर एमएलए का टिकट देने का काम किया। मैंने किसानों की, मजदूरों की, युवाओं की और विशेष रूप से शिक्षा और बिजली के क्षेत्र में जो दिशा निर्देश पार्टी का मिलता रहा, उस क्षेत्र में काम करने का काम किया। सड़कों के रूप में, स्कूलों के रूप में, जूनियर हाई स्कूल खुलवाने के रूप में लगातार मैं काम करता रहा, जब से लगातार पार्टी की आस्था निष्ठा के साथ जुड़ा हुआ और कार्य कर रहा। सर, अभी आपने बताया कि आप जब चौधरी साहब चुनाव हारे, उस दौरान आपके मन में आया कि राष्ट्रीय लोकदल के लिए कार्य करूं, एक टीम खड़ी करूं और वो टीम, जो टीम आप खड़ी करना चाह रहे थे, वो टीम चुनाव जिताएगी। तो सर, आपने मेहनत की, आपने परिश्रम किया और लगभग आपने बताया 10 से 15 वर्षों का आपका कार्यकाल कार्यकर्ता के रूप में वहां पर रहा है। लोग तो लगभग 30-30, 40-40 वर्ष लगा देते हैं। जैसे अभी डॉक्टर सांगवान ने 40 वर्ष पार्टी को दिए, अब आकर टिकट हुआ। आपको इतना जल्दी टिकट मिला, पार्टी ने इतना जल्दी विश्वास जताया, इसका क्या कारण रहा सर? वो अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो आज आए और आज भी टिकट मिल गया जी। बहुत सारे पारिवारिक कारण भी होते हैं जी। जिन लोगों के दादा परदादा चल रहे हैं, उनके परिवार में किस दिन किसे टिकट मिल जाए ये पता नहीं चलता। लेकिन लगभग 20 साल 15 साल 20 साल की मेहनत के बाद मुझे छपरोली का टिकट मिला और मैं तो अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ
और मेरी आस्था निष्ठा पार्टी से, चौधरी चरण सिंह के परिवार से और वर्तमान में जयंत चौधरी जी से अक्सर से पालन के साथ जुड़ी थी, जुड़ी है और जुड़ी रहेगी। सर हमने सुना भी है और देखा भी है, और छपरौली की जनता के दिलों पर आप राज करते हैं। 2007 से 12 तक आपका कार्यकाल रहा, आपने बहुत सारे विकास कार्य कराए, आज भी जगह जगह देखा गया है कि आपके बोर्ड वहां पर लगे हुए हैं। 2012 का चुनाव आया, पार्टी ने आपको मौका नहीं दिया, क्योंकि आपने देखा होगा सर, लोग एक बार किसी पद पर रहने के बाद अपने आप को सर्वे सर्वा मानने लगते हैं, और अगर पार्टी मौका ना दे तो नई पार्टी में जाकर मौका तलाशते हैं। आप उसके बावजूद भी पार्टी से जुड़े रहे, ऐसा क्या कारण रहा सर? मैंने कभी इस सोच के साथ राजनीति नहीं की कि मैं अपनी वजह से कुछ हूं। मुझे पूर्णतः एहसास था कि छपरौली का जो टिकट दिया गया है वो मेरी काबिलियत तो हो सकती है, लेकिन मेरे वोट नहीं हो सकती जी। मेरा मेरिट तो हो सकती है, पर मेरी वोट नहीं हो सकती। वोटर, वहां का वोटर आज भी चौधरी चरण सिंह की आस्था और निष्ठा के साथ जुड़कर उसी के परिवार के साथ वोट देने का काम कर रहा है। विषम परिस्थितियों में भी छपरौली ने लोकदल को या चौधरी चरण सिंह के परिवार या उनके दिए हुए उम्मीदवारों को जिताने का काम किया है। तो मुझे पूर्णतः एहसास है, मैं धोखे में बिल्कुल नहीं हूं। और जो साथी इस तरह का करते हैं, हो सकता है कि उन्हें धोखा हो कि उनकी वजह से वो जीते, मेरे दिमाग में इस तरह की कोई बात नहीं है। मुझे पता है कि यहाँ का वोटर 1-2-5% व्यक्तिगत मेरा हो सकता है चौधरी चरण सिंह की विचारधारा से। चलिए सर, आप बात कर लेते हैं मौजूदा हालातों पर। इस चुनाव में एनडीए और आरएलडी का गठबंधन हुआ है, इसको किस नजरिए से आप देखते हैं? वर्तमान परिदृश्य में आज जो देश के हालात हैं, उन हालात में ये गठबंधन एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। हमारे क्षेत्र में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, लगभग 12 से 14 लोकसभा सीट यहाँ आती है। 60-70 विधानसभाएं, और वैसे तो 125 तक हैं, लेकिन 70 तो वो प्रभावित हैं जहां लोकदल का कहीं ना कहीं हस्तक्षेप है। विधानसभा सीटों पर, विधानसभा जी, और 12-14 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ की राजनीति वर्तमान में कुछ लंबे समय से लोकदल और भाजपा के आपसी मुकाबले की चली आ रही थी, जिससे कहीं ना कहीं जनता का अहित भी हो रहा था। जनता को वो सब नहीं पा रही थी जिसकी वो हकदार थी। जयंत चौधरी जी ने ये फैसला करके यहाँ की जनता के लिए एक विकास के रूप में, एक तरक्की के रूप में, मील के पत्थर के रूप में शायद ये साबित होगा, जैसा आज के हालात में नजर आता है। सर, अभी आपने बात पश्चिम उत्तर प्रदेश की, कहीं ना कहीं माना जाता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में आरएलडी का बहुमत अधिक रहा है पहले से ही, और अभी आपने कहा कि 12 से 14 सीटों को प्रभावित करते हैं। लेकिन सर, 12 से 14 सीटों पर आपका वर्चस्व है, उसके बावजूद भी मात्र 2 सीटों पर समझौता करना पड़ा, ऐसा क्या? अब कितनी सीटों पर किसने किया ये तो इशू ही नहीं है। हमारा टारगेट 80 सीट जीतना है। हमें उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहां क्या चुनाव चिन्ह है ये इशू नहीं है। एनडीए वहां हमारे जिसका हम घटक दल है, वो एनडीए जहां चुनाव लड़ रहा है वो 80 सीट है। 80 सीट में कमल कितने पर है, अपना दल कितने पर है, राष्ट्रीय लोक दल कितने पर है, ये कोई इशू नहीं है। आज केवल और केवल एनडीए है, और एनडीए के 80 के 80 उम्मीदवारों को जिताना, और 80 के 80 उम्मीदवार राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार हैं, इस सोच के साथ हम कार्य करते हैं। सर, आपने एनडीए की बात की। एनडीए में भारतीय जनता पार्टी को आप देख सकते हैं कि अधिक फायदा होगा, और अगर हम बात करें आरएलडी की, तो इस गठबंधन से आरएलडी को कितना फायदा हो सकता है? मैंने जो अभी कहा, इसमें फायदे नुकसान की बात नहीं है। इसमें एनडीए जो गठबंधन है, ये एनडीए गठबंधन पहली बार नहीं हुआ, ये चौथी बार हुआ है। पहली बार चौधरी चरण सिंह जी ने और अटल जी ने गठबंधन किया था, और इसका नाम भी रखने का काम चौधरी चरण सिंह जी ने किया था। दिल्ली के पार्षद चुनाव के समय ये किया गया था। उसके बाद लोकसभा चुनाव एनडीए के साथ लड़ा गया। एक राजनाथ सिंह जी जब उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, उस समय विधानसभा चुनाव लड़ा गया, और अब
उन्हें मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग लड़ने का काम कर रहे हैं। तो हमारे लिए ये कोई नया ना प्रयोग है ना कुछ है। एक क्षेत्र की उम्मीद और क्षेत्र की बहबूदी के लिए ये गठबंधन किया गया। अच्छा, तो कहीं ना कहीं लगता है कि राष्ट्र निर्माण की जो एक विचारधारा नरेंद्र मोदी जी लेके चल रहे हैं उसको आगे बढ़ाने का काम राष्ट्रीय लोकदल भी साथ करने जा रहा है। राष्ट्र निर्माण की तो जो देश में पैदा हुआ वो राष्ट्र निर्माण के लिए है, इसमें तो कोई सोचने की बात ही नहीं है जी। हम लोग अगर हिंदुस्तान, अगर कोई ये पूछेगा आप कहाँ के रहने वाले हैं तो बड़ौद के हैं तो बड़ौद कहेंगे, आप कहेंगे जिला कौन सा है तो बागपती कहेंगे, प्रदेश कौन सा है तो उत्तर प्रदेश ही कहेंगे, और देश कौन सा है तो हिंदुस्तानी कहेंगे। तो हिंदुस्तान जिंदाबाद है, था, रहेगा, इसमें कोई सोचने की कहां बात है। तो राष्ट्र निर्माण से तो सब जुड़े हुए हैं, तो और जो नहीं जुड़ा हुआ वो उसकी सोच है। तो आपको नहीं लगता कि ये गठबंधन पहले हो जाना चाहिए था, अब हुआ तो थोड़ी इसमें देर हो गई, क्योंकि राष्ट्र निर्माण की भावना आपने भी कहा कि सभी की होती है। तो ये राष्ट्रीय नेताओं की सोच है। राष्ट्रीय नेता कब उचित समझते हैं और क्या चाहते हैं ये उनका फैसला है, उनका जो फैसला है वो सर्वोपरि है। जी सर, ठीक बात है, बिल्कुल। कहीं ना कहीं क्योंकि कार्यकर्ता और क्षेत्र नेता उन्हीं से जुड़े होते हैं और जो निर्णय पार्टी के लीडर कर देते हैं वही सर्वोपरि होता है। जी सर, अगर हम बात करें, जी बहुत सुलझे हुए और पॉजिटिव सोच के नेता हैं। जयंत जी को बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ, पॉजिटिव सोच के साथ कार्य करने वाले हैं जी। तो कहीं कोई इस तरह की बात नहीं है कि उन्होंने किन्हीं कारणों से किया। उन्होंने अपने मतदाता, अपने कार्यकर्ता और अपने क्षेत्र को सर्वोपरि मानकर एनडीए का हिस्सा बनने का कार्य किया है। उसका फायदा हम राष्ट्रीय स्तर पर देश हित में एनडीए सरकार का हिस्सा बनकर सरकार को भी 80 की 80 सीट जिताने में करेंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव को भी मजबूती से लड़ने का काम करेंगे। सर, आपने बात की, पार्टी की बात आपसे हुई, कार्यकर्ताओं के मान सम्मान की बात आपसे हुई, राष्ट्र निर्माण की बात आपसे हुई। अब बात कर लेते हैं सर किसानों की, क्योंकि जब भी किसानों पे कोई आपत्ति आती थी या जब किसान सरकार की किसी भी नीति का विरोध करता था तो हमेशा से आरएलडी उसके साथ खड़ी होती थी। और अब गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। अब अगर किसानों को कोई परेशानी होगी, जिस तरीके से आरएलडी पहले उनका साथ देती थी, क्या अब भी वो साथ दिया जाएगा सर? हाँ, इसके लिए तो जयंत जी अपनी तरफ से बहुत साफ शब्दों में, जब भी उन्होंने कार्यकर्ताओं से इस विषय में चर्चा की, अपने विधायकों से चर्चा की, पूर्व विधायकों से चर्चा की, उन्होंने बिल्कुल अपनी स्थिति साफ करने का काम किया है कि राष्ट्रीय लोकदल एनडीए का हिस्सा है। राष्ट्रीय लोकदल एनडीए का विचारधारा से जुड़ने का काम अवश्य कर रहा है, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल अपनी विचारधारा से किसी भी तरह अलग नहीं होगा। हम सरकार में रहकर किसानों की बात सरकार को समझाकर, सरकार से कहकर मनवाने का काम करेंगे। हम चाहेंगे कि वो सारी किसानों की समस्याएं, वो सारी किसानों की परेशानियां सरकार तक जो शायद ना पहुंच पा रही हो, किसान नेता के रूप में हम लोग जयंत जी के द्वारा भेजकर उनको किसानों की मांग को पूरा कराने का काम करेंगे। सर, किसान आंदोलन चला, 13 महीने आंदोलन चला, कुछ किसानों की वहां पर मौत भी हुई है आंदोलन के दौरान, और उस दौरान आंदोलन सिमटने ही वाला था। अगर राष्ट्रीय लोकदल उसमें सहयोग ना करती तो आंदोलन वहीं पे समाप्त हो जाता। जयंत जी का, चौधरी अजीत सिंह का उसमें, जयंत जी का उसमें सहयोग मिला और उस सहयोग के बाद आंदोलन फिर से जीवित खड़ा हुआ। और अब की बार जो आंदोलन हुआ किसानों का, इसमें कोई सहयोग दिखाई नहीं दिया और कहीं ना कहीं आंदोलन सिमटता नजर आया। नहीं, उस आंदोलन में भी हम पहले दिन थोड़ी जुड़े थे। जब किसानों को जहां आवश्यकता होगी राष्ट्रीय लोकदल उनके साथ खड़ा नजर आएगा और उनकी बात को सरकार के पटल पर, देश के पटल पर, एनडीए के पटल पर रखकर उस मांग को पूरी कराने का भरसक प्रयास करेगा। सर, किसानों पर लाठियां चलाई जा रही थी, आंसू गैस के गोलों पर बरसाए जा रहे थे, लेकिन जयंत जी ने 2 शब्द तक नहीं बोले इस विषय में। आप कह रहे कि लगातार आवाज उठाई। नहीं, जयंत जी ने जब एक बच्चा
के गोले के द्वारा एक्सपायर हुआ, निर्मल क्या नाम था, मेरे दिमाग से उतर गया वो जी। तो उसके ऊपर ट्विटर हैंडल पर उसकी हादसे पर अपना दुख भी व्यक्त किया था और संवेदनाएं व्यक्त करते हुए उनके साथ रहने का अपना वचन भी दिया था। सर, जो कार्यकर्ता बीजेपी से जुड़ा हुआ है और जो कार्यकर्ता चौधरी चरण सिंह की विचारधारा से जुड़ा हुआ है, दोनों के विचारधाराओं में कहीं ना कहीं मतभेद नजर आया और गठबंधन के बाद बीजेपी जो समर्थक लीडर रहे हैं, उच्च स्तर के लीडर वो रहे हैं, उनको गठबंधन के बाद कुछ परेशानी देखनी पड़ी। खुले मंच से उन्होंने कहा कि हम सहयोग नहीं कर पाएंगे और अब उसके बाद आरएलडी के जो जिला अध्यक्षा रही है महिला प्रकोष्ठ की, उनका भी एक बयान आया है कि हम नरेंद्र मोदी की जय अभी नहीं बोल सकते। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? कार्यकर्ताओं में जो सामंजस्य है वो कैसे बैठाएंगे सर? देखो, जहां तक बात है लोकदल की, जी, लोकदल तो चौधरी चरण सिंह की विचारधारा की पार्टी है जी, जिसमें अनुशासन और शिष्टाचार जी, पहली पढ़ाई की पहली सीढ़ी है। अगर कोई शिष्टाचार और अनुशासन नहीं मानेगा तो उसका लोकदल से कोई मतलब नहीं है, चाहे वो डॉक्टर अजय है चाहे कोई और है। गांव की भाषा में उसकी हमारी राम राम। चलिए सर, बिल्कुल ठीक बात है। कहा कि जहां अनुशासन नहीं है, अगर बच्चा भी अनुशासनहीनता स्कूल में कॉलेज में दिखाता है तो उसका नाम काट दिया जाता है। तो इसी तरीके से आप अपने कहीं कोई मतलब नहीं उसका है। नाम काट दिया। शिष्टाचार और अनुशासन से लोकदल ने ना कभी समझौता किया है, ना हमारे नेता जयंत चौधरी जी इस तरह का कभी कोई बर्दाश्त। अच्छा सर, सीएए लागू हुआ है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? इसके विषय में मैंने ज्यादा स्टडी नहीं की, लेकिन लोकसभा ने बहुमत से पास किया है तो अवश्य बहुमत का सम्मान करना चाहिए। किस तरीके से प्रचार प्रसार चल रहा है जी? जैसे डॉक्टर सांगवान को टिकट हुआ है, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? डॉक्टर सांगवान राजनीतिक रूप में, मैंने अभी शुरुआत में सुखबीर सिंह गठीना जी का नाम लिया था जी। अगर बागपत जिले में हम लोगों के आदर्श के रूप में सुखबीर सिंह गठीना है जी। तो मेरठ मंडल में हम लोगों के आदर्श के रूप में राजकुमार सांगवान है। जो हम लोकदल की राजनीति करने वाले हैं, बल्कि बहुत सारे अन्य दलों की राजनीति करने वालों के भी राजकुमार सांगवान आदर्श के रूप में, नेता के रूप में जाने जाते हैं। उनका टिकट होना हर उस कार्यकर्ता को जो राजनीति करने की इच्छा करता है उसके लिए एक खुशी का पल है और इनके लिए हम लोग अंतिम वोट तक, जो हमारी अंतिम वोट है उस तक इनकी वोट डलवाकर 100% मतदान कराकर हम इनके लिए भारी बहुमत से जिताने की भरसक प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे एक बहुत बड़े मार्जिन से सांगवान जी जीतकर लोकसभा जाने का काम करें। चलिए, शुक्रिया सर हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हम हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी से अवगत कराने के लिए, और उम्मीद करेंगे कि आगे भविष्य में भी अगर कभी हमें आपके सहयोग की, आपके विचारों को दर्शकों तक पहुंचाने की आवश्यकता पड़ी तो आप हमें जरूर समझ देंगे। ठीक, धन्यवाद। तो दर्शकों, अभी हमने बात की पूर्व विधायक डॉक्टर अजय तोमर जी से, जो अपने कार्यकाल में छपरौली विधानसभा में बहुत सारा विकास कार्य इन्होंने कराया और वहां की जनता के आज भी दिलों पर राज करते हैं। सबसे खास बात यह रही कि 81 में पार्टी से जुड़े और लगभग 34 वर्ष पूरे हो चुके हैं। आज भी उसी मेहनत और लगन से एक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में आज भी कार्य कर रहे हैं और आगे भी भविष्य में इनका कहना है कि इसी तरीके से कार्य करते रहेंगे। अगले सप्ताह फिर किसी नए शख्स से मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।